दोस्तों, आज अमेरिका और इजरायल की सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर पावर न बन जाए। लेकिन हर बीतते दिन के साथ ईरान यूरेनियम को एनरिच करता जा रहा है। रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान ने यूरेनियम को 5% से लेकर 60% तक एनरिच करके स्टोर कर लिया है। Iran announced on Monday it has begun enriching uranium to 60% purity at its underground Fordow nuclear site. मई 2025 तक उसके पास करीब 9,247 किलो एनरिच्ड यूरेनियम था, जिसमें से लगभग 408 किलो 60% तक एनरिच्ड है। हथियार बनाने के लिए 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए और ईरान 60% तक पहुंच चुका है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 60% से 90% तक का एनरिचमेंट बहुत आसान और बहुत तेज होता है। हालत सबकी तब खराब हुई थी जब फरवरी 2023 में IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को फोर्डो साइट पर 83.7% इनरिच्ड यूरेनियम के पार्टिकल्स मिले थे। ईरान ने कहा था कि अरे ये गलती से हो गया होगा, लेकिन इससे दुनिया के कान खड़े हो गए थे। सबको मालूम चल गया था कि ईरान अब बम बनाने से बस एक कदम दूर है। 2024 के अंत तक ईरान के पास इतना मटेरियल था कि वो 2 हफ्तों में 5 या 6 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता था। अमेरिका के मुताबिक एक बम के लिए ज़रूरी फिसाइल मटेरियल बनाने में अब उससे 12 दिन से भी कम वक्त लगेगा। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के IR-6 सेंट्रीफ्यूज चलाकर ईरान 2 या 3 दिन में ही 25 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है। 2015 में जब ईरान ने अमेरिका के साथ डील की थी कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, तब उस वक्त वो बम बनाने से सिर्फ 12 महीने दूर था, मगर अब वो ये काम कुछ हफ्तों में कर सकता है। अमेरिका और इजरायल को यही डर है कि इतनी कम टाइमलाइन में ईरान किसी भी वक्त बम बनाकर सरप्राइज दे सकता है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान अकेला ऐसा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसने इतने ऊंचे लेवल का एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा किया है और ये बेहद चिंता की बात है। आज ईरान के पास करीब 21,900 सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें से 14,700 मॉडर्न डिज़ाइन के हैं। इनमें से 18,000 चल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर जैसे लंबे ट्यूब होते हैं जो सेकंड्स में हज़ारों बार घूमते हैं। जब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस इन मशीनों में डाली जाती है तो भारी पार्टिकल्स यानी कि यूरेनियम 238 नीचे चला जाता है और हल्का पार्टिकल यानी कि यूरेनियम 235 ऊपर की तरफ रह जाता है। इस प्रोसेस को बार बार कई सेंट्रीफ्यूज में करने से यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जितनी ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी उसे हाई एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाएगा। यही यूरेनियम अगर 90% से ज़्यादा एनरिच हो जाए तो उससे एटॉमिक बम बनाया जा सकता है। तो 2015 के मुकाबले अब ईरान के पास कहीं ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज हैं और वो भी मॉडर्न वाले। अनुमान है कि फोर्डो पर हर महीने करीब 33 से 37 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम बनने लगा है, जो पहले सिर्फ 5 किलो होता था। साथ ही IAEA की मॉनिटरिंग भी अब कमज़ोर पड़ चुकी है। इंटरनेशनल बैन फिर से लागू होने के बाद ईरान ने 5 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किया था कि IAEA के साथ कोऑपरेशन करने का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। इससे पहले अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था और इससे पहले फरवरी 2021 से ईरान ने अपने सेफगार्ड्स एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग रोक दी थी। उसने एडिशनल प्रोटोकॉल सस्पेंड कर दिए, डेली इंस्पेक्शन बंद किए और कई जगहों से कैमरे हटा दिए थे। जून 2022 में सेंसर प्रपोजल के बाद ईरान ने लगभग 27 कैमरे डिस्कनेक्ट कर दिए जो रियल टाइम डेटा देते थे। IAEA के मुताबिक अब वो सेंट्रीफ्यूज, रोटर बेलो और यूरेनियम प्रोडक्शन पर लगातार डेटा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से एजेंसी अब ये कंफर्म नहीं कर सकती है कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह सिविलियन है या फिर नहीं। अब मामला सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है। इजरायल के लिए ये मामला सीरियस है क्योंकि वो इसे अपने वजूद का सवाल मानता है। PM नेतन्याहू बार बार कहता रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं लेने देंगे। ईरान का कहना है कि उसकी नो न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी है और सुप्रीम लीडर का फतवा भी है, लेकिन वो ये भी बोल चुके हैं कि अगर उनके देश पर वजूद का खतरा हुआ तो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बदल सकती है। नवंबर 2024 में उनके सलाहकार कमाल खराजी ने कहा था कि अगर ईरान के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल सकता है। कुल मिलाकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब उस मोड़ पर है जहां वो कभी भी दुनिया को सरप्राइज दे सकता है और उसे रोकने के लिए सुपर पावर को बहुत दम लगाना पड़ेगा। लेकिन ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आइए उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साल 2015 में अमेरिका ईरान के बीच JCPOA डील हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काबू में आ जाएगा। इस डील के तहत ईरान ने तय किया कि वो 3.67% से ऊपर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा और 300 किलो से ज़्यादा लो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक नहीं रखेगा। नातांज में सिर्फ पुराने मॉडल के कुछ सेंट्रीफ्यूज ही चलेंगे और फोर्डो जैसी प्लांट पर एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं होना था। माना गया था कि ब्रेकआउट टाइम करीब 12 महीने का रहेगा, यानी अगर कोई धोखा हुआ तो दुनिया के पास कम से कम 1 साल का वक्त होगा रिएक्ट करने का। बदले में ईरान पर लगाए गए कई ऑफिशियल इकोनॉमिक बैन्स हटाए गए और उसे तेल बेचने की इजाज़त दे दी गई
उसे बहुत सारी राहत भी मिली। जनवरी 2016 में IAEA ने कंफर्म किया कि ईरान ने डील की कई शर्तें पूरी की हैं और तब तक हालात बहुत एक तरह से ठीक ठाक बने रहे। मगर मई 2018 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरफा JCPOA डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने फिर सख्त इकोनॉमिक बैन्स वापस ईरान पर लगा दिए। अमेरिका के डील तोड़कर बैन लगाने से ईरान की इकॉनमी प्रेशर में आ गई और तेल का एक्सपोर्ट कम हो गया। शुरुआत में ईरान ने कुछ समय तक डील की शर्तें बरकरार रखने की कोशिश की ताकि यूरोपियन देशों से उसे कुछ राहत मिल सके, लेकिन 2019 के बाद ईरान का सब्र कम होने लगा। जुलाई 2019 में ईरान ने 300 किलो लो एनरिच्ड यूरेनियम की लिमिट तोड़ दी। साथ ही 3.67% की जगह थोड़ा और ज्यादा एनरिचमेंट करना शुरू किया। साफ मैसेज था कि अगर बैन जारी रहे तो ईरान धीरे धीरे डील से निकल जाएगा। जनवरी 2020 में ईरान ने ऑफिशियली कहा कि अब वो JCPOA में की गई कोई शर्त नहीं मानेगा, मगर उसी साल उसके देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। इससे ईरान को गुस्सा आया और ईरान की पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसे सरकार को लिमिट बढ़ाने और IAEA की एक्स्ट्रा निगरानी घटाने का अधिकार मिल गया। नातांज के कुछ फैसिलिटीज में 60% तक एनरिचमेंट करने का ऐलान कर दिया गया। 60% तक पहुंचना चिंता की बड़ी वजह थी, क्योंकि 60% और हथियार ग्रेड यानी कि 90% के बीच फासला टेक्निकली बहुत छोटा होता है। आगे के सालों में ईरान ने कई और सेंट्रीफ्यूज लगाए और IR-6 जैसे मॉडर्न मॉडल बड़े पैमाने पर लगाए। जून 2022 में IAEA ने कुछ अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर यूरेनियम के निशान मिलने की रिपोर्ट दी, लेकिन फिर ईरान ने मॉनिटरिंग कैमरे हटा लिए, जिससे एजेंसी की पकड़ और कमजोर हो गई। 2023 में फोर्डो पर इतने हाई लेवल एनरिच्ड पार्टिकल मिलने की रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया था। फिर हमास इजराइल जंग शुरू हो गई। फिर 2024-25 में हालात और तेज हो गए। रिपोर्ट्स बताती रहीं कि ईरान ने अपना स्टॉक और बढ़ाया और अब ब्रेकआउट टाइम ना के बराबर रह गया है। ब्रेकआउट टाइम मतलब ईरान कितनी दूर है न्यूक्लियर बम बनाने के। और अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि ईरान ने डील साइन की, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एनरिचमेंट बढ़ाता रहा और ट्रंप ने डील तोड़कर उसे खुली छूट दे दी। तो ये तो हुई कि ईरान ने एनरिचमेंट क्यों बढ़ाना शुरू किया। अब बात करते हैं उन साइट्स पर जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी साइट पर क्या काम हो रहा है। दोस्तों, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान कई जगहों पर चल रहा है और हर साइट का अलग रोल है। आसान भाषा में बताऊं तो जमीन से ये जो येलो केक निकलता है, इसमें यूरेनियम 235 बहुत कम होता है, मात्र लगभग 0.7% के आसपास। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी या हथियार बनाने के लिए यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए येलो केक को UF6 गैस में बदला जाता है और फिर तेजी से घूमती सेंट्रीफ्यूज मशीनों में चला जाता है। स्पिन की ताकत हल्के यूरेनियम 235 को अलग करती जाती है और हर स्टेप पर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। साथ में जो बचा हुआ कम प्रतिशत वाला हिस्सा निकलता है उसे टेल कहा जाता है। जितने ज्यादा और मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज होंगे उतने तेजी रफ्तार से एनरिचमेंट होगा। नातांज ईरान की सबसे बड़ी एनरिचमेंट साइट है। यहाँ दो हिस्से हैं, एक बड़ा फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जहाँ बड़े पैमाने पर मशीनें लगी हैं, दूसरा छोटा पायलट प्लांट जहां नई मशीनों का ट्रायल और छोटे बैच में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। डील के समय तक यहां ज्यादातर पुराने IR-1 सेंट्रीफ्यूज मॉडल चलते थे। बाद में ईरान ने IR-2M और IR-4 जैसे तेज मॉडल बड़े स्केल पर लगा दिए। नातांज में जमीन के नीचे लंबे हॉल हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन ये पहाड़ के नीचे जितनी सिक्योर नहीं है। यहाँ पहले भी ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हुई, पर ईरानी इंजीनियर्स ने जल्दी रिकवरी करके फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया। पायलट फैसिलिटी में 60% तक एनरिचमेंट की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ताकि बाद में इसे बड़े प्लांट में स्केल किया जा सके। दूसरी साइट है फोर्डो। ये सबसे सेंसिटिव साइट है क्योंकि ये पहाड़ के अंदर सुरंगनुमा हॉल में बनाई गई है। ऊपर मोटी चट्टान की परतें इसे एयर स्ट्राइक से बचाती हैं, इसलिए इसे हार्ड टारगेट माना जाता है। पहले यहाँ एनरिचमेंट रोका गया था और रिसर्च चलती थी। बाद में 20% और फिर 60% तक का काम यहीं शिफ्ट किया गया। वजह साफ है, अगर सबसे हाई लेवल का मटेरियल बनाना है तो उसे ऐसी जगह पर बनाओ जिसे मारना, टारगेट करना मुश्किल हो। फोर्डो में IR-1 के साथ IR-6 जैसे एडवांस्ड मॉडल की कैस्केड भी लगी हुई हैं। ईरान ने 5% फीड की जगह 20% फीड डालकर 60% प्रोडक्शन तेज किया, क्योंकि ज्यादा रिच फीड से अगले स्टेप पहुंचने में कम समय लगता है। तीसरी साइट है इस्फहान। इसका रोल केमिस्ट्री है। यहीं यूरेनियम ओर को प्रोसेस करके UF6 गैस बनाई जाती है, जो एनरिचमेंट के लिए फीड स्टॉक है, और यहीं एनरिच्ड UF6 को जरूरत के हिसाब से वापस ऑक्साइड या मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। रिसर्च रिएक्टर के नाम पर थोड़ी मात्रा में यूरेनियम मेटल बनाने पर वेस्टर्न मुल्कों ने सवाल उठाए, क्योंकि यूरेनियम मेटल न्यूक्लियर हथियार के कोर में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस्फहान पर कभी नुकसान की खबरें आती हैं तो वजह ये होती है कि अगर यहाँ UF6 बनाने या कन्वर्जन की चेन रुक गई तो पूरे प्रोग्राम की रफ्तार पर असर पड़ता है। इसलिए ये साइट सप्लाई चेन
की नस जैसी है। फीड तैयार करना, बाद में फ्यूल बनाना या मेटल की तरफ जाना, सबका मेन हब यही है। चौथी साइट है अराक। इसका मामला अलग है। यहाँ हैवी वाटर रिएक्टर था। हैवी वाटर रिएक्टर स्पेंट फ्यूल में प्लूटोनियम बना सकता है और अगर उसे रीप्रोसेस करके हथियार योग्य बनाया जाएगा तो बम बन सकता है। लेकिन डील के तहत इसके कोर में सीमेंट डाला गया और नए डिजाइन पर रिकॉन्फ़िगर करने की दिशा पकड़ी गई ताकि प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट्स भी ना बनाए जा सकें। हैवी वाटर का कुछ प्रोडक्शन ईरान करता रहा, पर रिएक्टर को फिर से चलाने की टाइमलाइन आगे खिसकती रही। मतलब प्लूटोनियम वाला रास्ता फिलहाल प्रैक्टिकली बंद हो गया है जब तक ईरान पुराने डिज़ाइन की तरफ ऑफिशियली वापसी ना करे। अभी फोकस ईरान का पूरी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट वाले रास्ते पर ज़्यादा दिखाई देता है। पांचवी है बुशहर। ये भी एक अलग कैटेगरी है। ये ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां फ्यूल सप्लाई बाहर से आती है और खर्च हुआ फ्यूल वापस चला जाता है। इसलिए इसे प्रोलिफरेशन के नज़र से कम रिस्की माना जाता है। ईरान अक्सर कहता है कि उसे 3 से 5% वाले लो एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा स्टॉक बिजली बनाने के लिए चाहिए, लेकिन इसकी तुलना में यूरेनियम को 60% तक रिच करने पर वेस्टर्न शक बढ़ता है। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो 20% फ्यूल पर मेडिकल आइसोटॉप बनाता है, ऐसी वर्कशॉप जहां सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स तैयार होते हैं, यूरेनियम की खदानें और मिलें जहां से येलो केक आता है, और एक नया अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट भी बनता दिख रहा है जो नातांज के पास पहाड़ियों के भीतर बनाया जा रहा है। आइडिया ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फोर्टिफाई और अलग अलग किया जाए ताकि किसी एक हमले से पूरा सिस्टम डाउन ना हो और अगर कोई साइट हिट हो भी तो भी दूसरी साइट्स चेन को संभाल लें। हालांकि ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन है और वो नो न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी मानता है, मगर वेस्टर्न दुनिया कहती है कि जब 60% का इतना स्टॉक है और मिसाइल प्रोग्राम 2000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच चुका है तो सिर्फ पॉलिटिकल फैसले का इंतजार दिखता है। सच यही है कि ठोस सबूत नहीं है कि एक्टिव हथियार असेंबली चल रही है, पर टेक्निकल कैपेबिलिटी बहुत आगे जा चुकी है ईरान की। अब बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे थे उनका क्या हुआ, या जो इजराइल ने हमले किए थे इन पर उसका क्या असर हुआ है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई खुलेआम तो कई सीक्रेट ऑपरेशंस चले, मगर प्रोग्राम रुका नहीं। हर झटके के बाद ईरान ने सबक लेकर आगे बढ़ना जारी रखा और अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को मजबूत किया। वो कैसे, वो समझ लेते हैं। सन 2000 के बाद से ही छुपे हुए ऑपरेशंस और साइबर हमले ईरान पर देखने को मिले। सबसे मशहूर स्टक्सनेट साइबर हमला 2010 में सामने आया, जिसमें नातांज प्लांट के सेंट्रीफ्यूजों की स्पीड बिगाड़कर करीब 1000 IR-1 मशीनों को पहुंचाया गया। उस हमले से ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट में लगभग 1 से 2 साल की देरी हुई। उसी दौरान में कई ईरानी साइंटिस्ट्स की हत्या हुई, जैसे मसूद अल मोहम्मदी, माजिद शहनियारी, दरियुश रेज़ाइनजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, जिनका काम एनरिचमेंट से जुड़ा था। इन हत्याओं पर शक इजराइल पर गया। हालांकि उसने ऑफिशियली कभी इसे माना नहीं। इन साइंटिस्ट्स के ना रहने से न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका लगा, पर ईरान ने नए साइंटिस्ट्स जुटाकर काम चालू रखा। 2012 से 18 के बीच कई बार इन साइट्स पर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। 2014-15 में कुछ विस्फोट और आग के मामलों की खबरें आई। 2020 में नातांज की नई सेंट्रीफ्यूज असेंबली वर्कशॉप में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने IR-2M और IR-4 जैसी मशीनों के प्रोडक्शन के जरूरी सामान बर्बाद कर दिए। उसी साल नातांज के अंडरग्राउंड प्लांट में ब्लास्ट हुआ जिसमें हजारों IR-1 मशीनें खराब हो गईं। ईरान ने इन हमलों को इजरायली साजिश बताया। इन हमलों से काम कुछ महीनों के लिए रुक गया, पर ईरान ने जल्दी ही रिपेयर और नई असेंबली लाइनें बना ली और मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज पर जोर बढ़ाया। साल 2021-22 में करज और पारचीन के पास ड्रोन और दूसरे हमलों से कुछ फैक्ट्रीज और पार्ट्स सप्लायर को निशाना बनाया गया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर मोटा मोटी बचा रहा। इन सभी सीक्रेट मिशंस का गहरा असर हुआ, जिससे ईरान ने लोकल प्रोडक्शन पर फोकस किया। कार्बन फाइबर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई पार्ट्स अब देश के अंदर वो लोग बनाने लगे, इसलिए एक्सपोर्ट कंट्रोल और सैंक्शंस उतने असरदार उन पर रहे नहीं। कई असेंबली लाइनों को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया गया, जिससे निशाना बनाना और टफ हो गया। साइंटिस्ट्स मारे गए तो नए ट्रेन किए गए, मशीनें उड़ाई गई तो नई फैक्ट्रियां खड़ी कर दी गई। ईरान का प्लान क्विक रिप्लेसमेंट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर रहा। 2025 के हमले में यही साबित हुआ कि हवाई हमले प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ फैसिलिटीज तहस नहस हुई, पर कई स्टॉक्स और मशीनें सेफ रहीं। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा गया कि हमला प्रोग्राम को सालों पीछे ले जाएगा, मगर हकीकत ये थी कि कुछ खास नुकसान ईरान को हुआ नहीं है। 2025 में देखा गया कि ईरान और उसके प्रॉक्सी ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन्स के जरिए जवाब दिया। इस तरह के कई फ्रंट्स पर रिस्पॉन्स ने ये सोच दी कि अगर किसी ने बड़ा हमला किया तो जवाब सिर्फ एक ही जगह पर नहीं दिया जाएगा, पूरे इलाके में आग लग सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान इजरायल और अमेरिका को अपने प्रॉक्सीज के जरिए अपने से दूर उलझाए रखता है, ताकि सभी का फोकस उससे दूर रहे और वो अपना काम चुपके से करता रहे। अब बात करते हैं कि आखिर दुनिया को डर किस बात का है, क्यों वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए, ऐसी क्या आफत आ जाएगी। दोस्तों, अगर
ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो उसका असर सीधा पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। सऊदी अरब तुरंत कदम उठा सकता है, या तो उसे पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ेगी, बम उधार लेने पड़ेंगे, या उसे खुद अपना बम बनाना होगा। इसके बाद टर्की और इजिप्ट की भी हालत ख़राब होगी, और इसराइल के लिए तो ईरानी बम सीधा खतरा होगा ही। ग्लोबल लेवल पर इसका असर तेल और इलाके की सिक्योरिटी पर सबसे पहले पड़ेगा। गल्फ में तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि टेंशन होगी। जैसा हमने देखा कि 2025 की छोटी जंग में ही ब्रेंट क्रूड $100 से ऊपर चला गया। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी। अरब देशों अरबों डॉलर के मिसाइल, डिफेंस और फाइटर जेट्स खरीदना चालू कर देंगे। और अगर ईरान सच में बम बना लेता है तो दुनिया के पास कुछ ही रास्ते रहेंगे, या तो उसे नॉर्थ कोरिया की तरह अलग थलग करो और सैंक्शंस बढ़ाओ, या फिर नई डील करो और उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस को और ज़्यादा कड़ाई से लागू कर दो और ज़्यादा बढ़ा दो। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि सऊदी या दूसरे पड़ोसी जल्दबाजी में अपने प्रोग्राम शुरू न करें। इसके लिए अमेरिका उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है ताकि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में न बढ़ें। यही मॉडल साउथ कोरिया और ताइवान पर अमेरिका का काम करता है। ईरान का न्यूक्लियर सवाल अब सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे इलाके और ग्लोबल लेवल का मसला बन चुका है। आने वाले महीनों में तय होगा कि दुनिया नए कोल्ड वॉर में जाएगी या फिर समझदारी से ऐसा हल निकालेगी जो दुनिया को न्यूक्लियर हथियार की दहलीज से पीछे रखेगा। अंत में बस इतना कहा जा सकता है कि ईरान अब उस मुकाम पर है जहां से वो कुछ ही कदमों में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर भी उम्मीद यही है कि दुनिया कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ईरान का काम भी हो जाए और दुनिया में लोग अमन चैन से भी रह सकें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें या सुपर थैंक्स भेज दें। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।